नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं। पहले बात बेइंतहा गर्मी में राहत भरी खबर की। उत्तर से लेकर दक्षिण तक गर्मी का कहर है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर पश्चिम भारत के कुछ राज्यों में हीट वेव के खतरे को देखते हुए रेड अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन कुछ इलाकों के लोगों के लिए राहत की बात यह है कि मॉनसून से पहले की हल्की बारिश उनके यहाँ होने की भविष्यवाणी मौसम विभाग कर रहा है। देश के नक्शे पर देखें, एक नक्शा है, अगर दिखाते हैं आपको कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में 19-20 जून को हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में भी 19-20, 21-22 जून को बारिश के आसार। दिल्ली में 30 जून को मॉनसून आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 19-20 जून को हल्की बारिश होगी और राजस्थान में भी 19-20 जून को ही होगी बारिश। मध्य प्रदेश में 19 जून को हल्की बारिश के आसार हैं। तो दिल्ली वालों को 30 जून को राहत मिलेगी। और इसे लेकर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने बात की है मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से। आइए सुनते हैं। दिल्ली, हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों में हीट वेव का संकट बना हुआ है। ये लेटेस्ट हीट वेव मैप है भारतीय मौसम विभाग का, और इसमें जो रेड स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं ये वो राज्य हैं जहां पर अभी हीट वेव चल रहा है। और उत्तर पश्चिम के कई राज्यों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेड मार्क है, जो एक इंडिकेशन है कि हीट वेव का जो संकट है वो अब भी बना हुआ है। मेरे साथ डॉक्टर नरेश कुमार हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक भारतीय मौसम विभाग के। ये मैप कि बहुत डराने वाली है, पर इसमें क्या कुछ राहत की उम्मीद है? देखिए, आज के लिए हमारे जो पूरा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी है। इसके अलावा बिहार के लिए हमारा आज के लिए रेड अलर्ट है। और उत्तर प्रदेश को छोड़ के हमारा यही अनुमान है कल से जहां इसमें ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। उसका रीज़न क्या है कि अगर आप जो सैटेलाइट पिक्चर्स देखेंगे जहां पे आप बड़ा क्लाउड पैच देख रहे हैं, ये एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस है। इसके प्रभाव से आने वाले 3 दिनों में हिमालयस में भी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। कल जैसे जम्मू कश्मीर में भी सीवियर हीट वेव था, लेकिन आज जो क्लाउड आने से वो टेम्परेचर्स फॉल हो गए, इम्प्रूवमेंट आ गया। सिमिलरली हिमाचल, उत्तराखंड में भी थोड़ा बहुत हीट वेव रहेगा कुछ प्लेसेस में, लेकिन पंजाब, हरियाणा में कल से सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही लेकिन उत्तर प्रदेश में इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा, लेकिन आने वाले 3 दिनों के लिए हमने रेड अलर्ट रखा है। अगर आप बिहार की बात करें, बिहार में अभी काफ़ी सारा क्लाउड्स आप देख सकते हैं जो पहुंच गया है, तो इसके कारण बिहार में भी कल से अवेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा नॉर्थ मध्य प्रदेश में भी आज हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है, उसमें भी स्लोली ये इम्प्रूवमेंट हीट वेव में आना स्टार्ट हो जाएगा। दिल्ली के लिए क्या फोरकास्ट है? दिल्ली के लिए हमारा यही फोरकास्ट है। आज के लिए हमने रेड अलर्ट दे रखा है। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव काफ़ी जगह पे रहने का अनुमान है, लेकिन कल जहां थंडरस्टॉर्म, लाइट रेनफॉल या डस्ट स्टॉर्म ये होने का अनुमान है 2 दिनों में, इसके लिए टेम्परेचर्स में थोड़ी गिरावट आ जाएगी। और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये जो क्लाउड्स दिख रहे हैं, ये आगे बढ़कर फिर दिल्ली और आसपास के राज्यों में, सारे राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, पूरा इवन राजस्थान, इन राज्यों में ये हीट वेव का उत्तर पश्चिम भारत में कम होगा जी, कंपैरेटिवली रिड्यूस होना चाहिए जी। और एक आपने लेटेस्ट जो अपना मॉनसून मैप जारी किया है, मॉनसून की स्थिति क्या है? क्योंकि दिल्ली में और आसपास के राज्यों में लोग बेसब्री से मॉनसून की बारिश का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अभी जैसे आप जब मैप देख सकते हैं कि हमारा जो मेजर अगर एनसीआर दिल्ली का है वो तो नॉर्मल डेट 30 जून है। अभी हमें उसका वेट करना पड़ेगा, लेकिन ये काफ़ी हिस्सों का कवर हो चुका है। महाराष्ट्र के हिस्से कवर हो चुके हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंडिया और कुछ सब हिमालयन वेस्ट बंगाल हिस्से कवर हो चुके हैं। आने वाले दिनों के लिए हमारे यही अनुमान है जो बाकी हिस्से जैसे साउथ छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा के कुछ हिस्से कवर हो जाएंगे, GWV, देन बिहार, जहाँ बिहार की तरफ अभी क्लाउड्स आ गया है तो वहाँ से हवाएं जा रही हैं, स्ट्रॉन्ग हवाएं बे ऑफ बंगाल से जा रही हैं, तो ये ग्रेजुअली वहाँ पे ये मानसून आने वाले हमने 3-4 दिनों में दिया है, तो जहाँ ये मानसून एडवांस कर जाएगा। इसके अलावा अगर वही आप सैटेलाइट की पिक्चर कहीं जाएंगे, आप देखिए कितना बड़ा क्लाउड पैच है जहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं बे ऑफ बंगाल से आती है। जनरली क्या होता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा वेदर एक्टिविटी तब होती है जब बे ऑफ बंगाल से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हवाएं जाती हैं, तो अभी वही जा रही है। उसके लिए हमारा यही है असम, मेघालय के लिए
और उसके लिए सब हिमालयन वेस्ट बंगाल, इन राज्यों के लिए हमने एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल आने वाले 2 दिनों के लिए दिया हुआ है। हमने जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपने वो हीट वेव का मैप दिया था, उसमें आप देख सकते हैं हैवी रेनफॉल के लिए भी हमने इन राज्यों के लिए रेड अलर्ट दिया हुआ है। 2 दिन वहाँ ऐसा रहेगा और ग्रेजुअली इसमें इम्प्रूवमेंट। एक आखिरी सवाल, मुंबई में कब तक मानसून पहुंचेगा आपके मैप के हिसाब से? तो देखिए, ये तो कवर हो चुका है। जी 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 जी। अच्छा, वहाँ पहुंच चुका है। जी जी जी, हाँ जी। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो भारतीय मौसम विभाग से मेरे सहयोगी शिव के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और आइए बात अब राजनीति की करते हैं। जून 24 को 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने जा रहा है। नई सरकार के गठन के बाद सबकी नजर इस बात पर है कि स्पीकर कौन होगा। बीजेपी में लगातार अहम बैठकों का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि वो ये पद रखना चाहेगी। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर संसद के आगामी सत्र पर अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में पीयूष गोयल, एस जयशंकर, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, ललन सिंह, चिराग पासवान, अन्नपूर्णा देवी, वीरेंद्र कुमार समेत कई मंत्री मौजूद हैं। बैठक में संसद के दोनों सदनों को राष्ट्रपति के अभिभाषण में शामिल होने वाले विषयों पर चर्चा हो रही है। इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते अपने सहयोगी अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, तो जो पहला सत्र शुरू होगा उससे पहले कई अहम फैसले भी ले लें, लेकिन जो ये बैठकें चल रही हैं, क्या इसमें से खास अहम निकल कर आ रहा है? क्या कुछ फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बात तो यही है कि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा संसद के दोनों सदनों में, उनमें क्या प्रमुख विषय हैं जिन्हें शामिल किया जाना है, इसको लेकर के वरिष्ठ मंत्रियों में चर्चा हो रही है। सब अपने अपने सुझाव इस बारे में दे रहे हैं। इसके साथ ही एक बड़ा मुद्दा जो है वो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव का। इसको लेकर के पहले भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ बैठकें हो चुकी हैं। सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि बीजेपी की ओर से जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत की गई, उनकी राय पूछी गई कि उनकी पसंद नापसंद क्या है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के लिए। और सूत्रों ने हमें ये भी जानकारी दी कि इन सहयोगी दलों की ओर से यही कहा गया है कि इस बारे में पीएम मोदी जो भी फैसला करेंगे वो इस फैसले को मानेंगे। हम पहले ही रिपोर्ट कर चुके हैं कि जहां तक लोकसभा अध्यक्ष का पद है, ये पद बीजेपी अपने पास ही रखना चाहती है, और डिप्टी स्पीकर का पद अब विपक्ष याद दिला रहा है कि परंपरा के मुताबिक उसे मिलना चाहिए। लेकिन संभावना ये है कि डिप्टी स्पीकर का पद किसी प्रमुख सहयोगी दल, हो सकता है कि टीडीपी के पास ये पद जाए। तो इस बारे में चर्चा हो रही है। किसी नाम को लेकर के अभी तक चर्चा नहीं हुई कि ये पद किसे दिया जाए, कौन ये स्पीकर हो सकता है, लेकिन कई सारे नाम हैं जो हवा में तैर रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि स्पीकर के पद पर अगर सरकार आम राय बनाना चाहती है तो उसको डिप्टी स्पीकर का पद परंपरा के मुताबिक विपक्ष को देना होगा। लेकिन सरकार का ये मानना है कि चाहे स्पीकर का पद हो चाहे डिप्टी स्पीकर का पद हो, दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लोकसभा में बहुमत नहीं है बीजेपी के पास, सहयोगी दलों पर उसकी सरकार निर्भर है। ऐसे में ये दोनों पद काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल अखिलेश, अगर हम देखें जो हमारा कैबिनेट है उसमें 4 या 5 महत्वपूर्ण जो पहले के पद हैं, मंत्रालय, उस पर कंटिन्यूटी देखी गई। क्या स्पीकर के पद को लेकर भी कंटिन्यूटी हो सकती है या बदलाव हो सकता है? उस लिहाज से कुछ सूत्रों के हवाले से जानकारियां मिल रही हैं। कल रात को एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ था जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर पर गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गए थे। उसके बाद ये अटकलों ने जोर पकड़ा कि क्या ओम बिरला जो है फिर से एक बार इस पद पर आ सकते हैं। हालांकि जैसा हमने कहा कि अभी तक कोई इस बारे में संकेत सरकार की ओर से नहीं मिला है कि अगले लोकसभा अध्यक्ष कौन होंगे, लेकिन इस बात की संभावना फिलहाल तो कम नज़र आ रही कि ओम बिरला को दोबारा जिम्मेदारी सौंपी जाए। संभावना इस बात की कि उन्हें ये बताने के लिए गए हों कि उनका जो कार्यकाल रहा वो काफ़ी अच्छा रहा, सरकार इस बात से काफ़ी प्रसन्न है। लेकिन जहाँ तक नए लोकसभा अध्यक्ष का प्रश्न है, मुझे लगता नहीं कि इस बारे में अभी तक कोई निर्णय हुआ है या इस बारे में कोई जानकारी ओम बिरला को दी गई होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश। आप पर आगे भी आते रहेंगे लगातार। जेपी नड्डा के यहाँ भी एक बैठक होगी कुछ समय में, उस पर भी जानकारी लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमने एनडीए की बात की, बीजेपी की बात की, जिस तरह से वहाँ पर महत्वपूर्ण बैठकें हो रही हैं। स्पीकर पद पर इंडिया गठबंधन की कोई औपचारिक बैठक तो अब तक नहीं हुई, लेकिन इस बात पर एक राय बन रही है कि अगर सरकार की ओर से डेप्यूटी स्पीकर का पद नहीं दिया जाता है तो इंडिया गठबंधन भी अपनी ओर से लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगा। तो ये अपने आप में इंडिया गठबंधन की भी एक बैठक हो रही है। चलते हैं अपने सहयोगी राजीव रंजन के पास। राजीव अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन जिस तरह से जो हमारा नई लोकसभा का 18वीं लोकसभा का
सत्र 24 जून से पहले शुरू हो रहा है, उससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठकें हो रही हैं। तो राजीव, इंडिया गठबंधन की बैठक है, क्या चर्चाएं हो रही हैं, जरा बताइए। देखिए, इंडिया गठबंधन का साफ तौर पर ये कहना है कि पहले जो है एनडीए जो कौन कैंडिडेट लेकर आता है लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए, उसके बाद अपने जो रणनीति का ऐलान करेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के औपचारिक तौर पर बैठक भले ही नहीं हुए, लेकिन इंडिया गठबंधन का साफ तौर पर यह कहना है कि हम सत्ता पक्ष से यही बात कह रहे हैं कि जो परंपरा है, यानी उस परंपरा के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष पद जो है वो सत्ता रूढ़ दल को जाता है और विपक्ष के हिस्से में आता है डिप्टी स्पीकर का पद यानी उपाध्यक्ष का पद। अगर सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से जो है डिप्टी स्पीकर का पद जो है विपक्ष को नहीं दिया जाता है, इंडिया गठबंधन के लोग हिस्से में नहीं आता है, तो ऐसे हालात में विपक्ष के जितने भी दल है उनके बीच में एक मोटे तौर पर एक सहमति बन रही कि क्यों ना हम लोग भी अध्यक्ष पद की ओर जो है एक उम्मीदवार खड़े करें। तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि सत्ता पक्ष की ओर से क्या पहल किया जाता है। अभी तक सत्ता पक्ष की ओर से भी विपक्ष कह सकते हैं कि कोई औपचारिक कह सकते हैं कि बातचीत नहीं की गई है, न ही कोई प्रस्ताव पेश किया गया है। तो जब तक पहले सत्ता पक्ष जो अपना कैंडिडेट डिसाइड कर ले कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उनका कैंडिडेट ये होगा, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि अगली रणनीति क्या होगी। क्या जो है सत्ता पक्ष जो है लोकसभा स्पीकर के साथ है डिप्टी स्पीकर पद विपक्ष को ना देकर अपने एलाइज को देगा, कुछ ऐसे संकेत सत्ता पक्ष को मिल रहे हैं। तो ऐसे हालात में विपक्ष जो है अपना कैंडिडेट लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करेगा, ऐसे हमें संकेत मिल रहे हैं। बिल्कुल, नाम आएंगे देर सबेर, उससे पहले मुलाकातों का दौर जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, आपका भी। और आइए एक बार फिर से हम आपको काशी, बनारस, वाराणसी लिए चलते हैं। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अपने क्षेत्र के मतदाताओं का आभार जताने काशी पहुंचे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि काशी ने लगातार तीसरी बार मुझे चुना है, जिससे मैं धन्य हो गया हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस चुनाव में देश के लोगों ने अभूतपूर्व जनादेश दिया। ये बहुत बड़ी विजय है और बहुत बड़ा विश्वास है। आपका ये विश्वास मेरी पूंजी है। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री। बाबा विश्वनाथ आप सबकी बहुत जोरदार और मां गंगा के आशीर्वाद से काशी वासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधान सेवक बनने का सौभाग्य मिला है। काशी के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार अपना प्रतिनिधि चुनकर धन्य कर दिया है। अब तो मां गंगा ने भी जैसे मुझे गोद ले लिया है, मैं यहीं का हो गया हूं। इतनी गर्मी के बावजूद आप सभी यहां बड़ी संख्या में आशीर्वाद देने आए और आपकी ये तपस्या देख करके सूर्य देवता भी थोड़ा ठंडक बरसाने लग गया। मैंने किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीब, इन्हें विकसित भारत का मजबूत स्तंभ माना है। अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत मैंने इन्हीं के सशक्तिकरण से की है। सरकार बनते ही सबसे पहला फैसला किसान और गरीब परिवारों से जुड़ा फैसला लिया गया है। देश भर में गरीब परिवारों के लिए
3 करोड़ नए घर बनाने हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाना हो, ये फैसले करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद करेंगे। आज का ये कार्यक्रम भी विकसित भारत के इसी रास्ते को सशक्त करने वाला है। तो आपको बता दें, शाम 7 बजे प्रधानमंत्री मोदी दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती देखेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। करीब 25 मिनट तक मंदिर में भी रहेंगे। आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी तनिष्क पंजाबी के पास, जो वहां पर मौजूद हैं। तनिष्क, तो प्रधानमंत्री करीब 4.5 घंटे कहा जा रहा है बनारस में, वाराणसी में रहने वाले हैं। इस समय क्या कार्यक्रम चल रहा है? जी, अभी प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान सम्मेलन खत्म हुआ है। अब यहाँ से वो जो है घाट की तरफ जाएंगे, वहाँ पर वो गंगा आरती में भाग लेंगे और गंगा आरती में भाग लेने के बाद वो काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश के दोनों डेप्यूटी सीएम थे, उनके साथ साथ शिवराज सिंह चौहान थे, यूपी बीजेपी प्रेसिडेंट भूपेंद्र चौधरी, आनंदीबेन पटेल, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे क्योंकि ये प्रधानमंत्री की पहली विजिट है 2024 के चुनाव के बाद। हालांकि इस बार जो जीत का मार्जिन है वो पिछली 2 बारी से काफ़ी कम है। इस बार लगभग 1.5 लाख मतों से प्रधानमंत्री जीते हैं। 2014 में जब पहली बार जीते थे तब प्रधानमंत्री यहाँ पर जीत के बाद आए थे और उन्होंने उस समय वो 80 घाट गए थे और 80 घाट पे उन्होंने स्वच्छ भारत कैंपेन में भाग लेते हुए 9 लोगों को नॉमिनेट किया था 2014 में और उनमें से एक थे अखिलेश यादव भी। फिर उसके बाद वे 2019 में जीते। 2019 में उनका जीत का मत 2014 से ज़्यादा था। फिर 2019 में जीतने के बाद वो वापस यहाँ पर आए थे, इसी तरीके का एक भाषण दिया था। भाषण में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कही थी कि केमिस्ट्री अरिथमेटिक से ज़्यादा ज़रूरत है। तो वो कहीं ना कहीं एक निशाना था 2019 के सपा और बसपा के गठबंधन के ऊपर। फिर उसके बाद वो 2019 में भी काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे और इस बार भी वो काशी विश्वनाथ मंदिर अब जाएंगे। जी बिल्कुल, तो वो कार्यक्रम कब रहेगा? शाम को 8 बजे के करीब? तो बता रहे थे तनिष्क, हमें वही बता रहे थे प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम रहने वाला है। पहली बार अपनी जो जीत के बाद इस बार जो तीसरी बार प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद, आभार व्यक्त करने। और प्रधानमंत्री ने कहा कि धन्य हुआ हूं मैं जिस तरह से काशीवासियों ने उनको चुना है। तो किसानों को संबोधित किया, 17वीं किश्त जारी की, किसान सखियों को प्रधानमंत्री ने वहां पर चिट्ठियां बांटी। महत्वपूर्ण है जिस तरह से किसानों के मुद्दे को प्रधानमंत्री ने यहां पर उठाया है। इस तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जो पहली फाइल थी प्रधानमंत्री ने किसान कल्याण को लेकर थी, उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे किसानों के विकास के लिए। तो बहरहाल एक ब्रेक ले रहे हैं और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काशी से हैं, जहां पर प्रधानमंत्री इस बार पहुंचे हुए हैं। नीट परीक्षा को लेकर एनटीए पर अदालती दबाव बढ़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो उसे गलत माना जाए और सुधारा जाए। 5 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा में तमाम गड़बड़ियों के आरोपों के बाद से परीक्षा में शामिल हुए करीब 24 लाख छात्र असमंजस में हैं। सुप्रीम कोर्ट में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को पड़ी फटकार के बाद उनके मन में परीक्षा को लेकर आशंकाएं गहरा गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तेवर अपनाते हुए एनटीए से कहा कि अगर 0.001% भी अनदेखी हुई है तो इसे स्वीकार करें, इसके साथ ही इसमें पूरी तरह सुधार करें। एनटीए इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। इसके चलते अगर धोखाधड़ी से एक भी डॉक्टर आता है तो ये समाज के लिए कितना नुकसानदायक होगा। छात्रों की मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जो आज कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस आई हैं एनटीए के लिए कि आप प्लीज़
कम क्लीन ऑन इट। आप ये मत सोचो कि एडवर्स प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ये जो प्रोसीडिंग्स हो रही हैं आप इनको असिस्ट कीजिए कोर्ट को, और इनसे 8 जुलाई का तब का टाइम मांगा है कि आप इनको जवाब दीजिए। हालांकि काउंसलिंग में स्टे नहीं किया, लेकिन ऑलमोस्ट ऑनरेबल कोर्ट ने अपना माइंड बताया कि इसमें जो भी डॉक्टर्स बनेंगे, अगर 0.001% भी इसमें कोई घपला है तो आप इस पे साफ आइए, नहीं तो इनको पूरा का पूरा ये रद्द भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनटीए को कहा है कि नर्सियों को प्रतिकूल मुकदमे के तौर पर ना लें। दोनों को नोटिस जारी करते हैं, 2 हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाए। सारे मामलों की सुनवाई 8 जुलाई को होगी, लिहाजा एनटीए पूरी तरह तैयार होकर आए। गौरतलब है कि नीट यूजी 2024 को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आ चुकी हैं, लेकिन फिलहाल अदालत ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। केंद्र और एनटीए अब दबाव में है। जाहिर है 8 जुलाई का दिन काफ़ी अहम होगा, जब केंद्र और एनटीए कटघरे में खड़े होंगे और सुप्रीम कोर्ट लगातार सवालों की बौछार करेगा। नई दिल्ली से प्रशांत और सचिन गुप्ता के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। बात बिहार की। यहाँ के मुजफ्फरपुर में नौकरी का झांसा देकर कई लड़कियों से यौन शोषण मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। कंपनी का सीएमडी मनीष सिन्हा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जांच में पता चला है कि इंटरनेट के माध्यम से आरोपी युवतियों से संपर्क करता था। इसके बाद लड़कियों को बड़े बड़े सपने दिखाकर जाल में फंसाता था, फिर यौन शोषण और मारपीट करता था। मार्केटिंग कंपनी डीबीआर के खिलाफ भी जांच शुरू हो गई है। महिला के द्वारा कुछ लोगों के खिलाफ में आरोप लगाया गया था कि उनके द्वारा उस महिला को नौकरी के नाम पे बुलाया गया, उसके साथ फ्रॉड करके पैसा लिया गया और उसका शारीरिक शोषण किया गया। तो हम लोग के द्वारा कांड की गंभीरता को देखते हुए इसमें एसडीपीओ 2 टाउन के नेतृत्व में, और जिसमें प्रोबेशनर डीएसपी और एसएचओ अहियापुर और डीआईयू के लोग भी थे, सब लोगों ने मिलकर के इसमें लगातार हम लोग काम कर रहे थे। और इसमें फिर हम लोगों ने अभी कल एक व्यक्ति जिस पे शारीरिक शोषण का आरोप लगाया गया, तिलक कुमार, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। और बाकी क्योंकि जैसे कांड अभी अनुसंधान अंतर्गत है तो बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बात अब मध्य प्रदेश की। गुना शिवपुरी से सांसद बनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। अपने भाषणों में वो ट्रिपल इंजन की सरकार की बात भी करते रहे, लेकिन हकीकत ये है कि शिवपुरी में पानी की समस्या इस कदर है कि लोग पानी भरने के बाद ड्रम में ताला लगा कर रखते हैं। रात रात भर जागकर लोग पानी भरते हैं और फिर उसकी पहरेदारी भी करनी पड़ती है ताकि पानी चोरी ना हो जाए। पानी को अगर ताले में बंद करके रखना पड़ रहा है 21वीं सदी में, और किसी के यहाँ पानी नहीं आता, सब पानी के लिए परेशान। हाँ, 2-3 बज जाए, 3 बज जाए, 2 बज जाए, पानी चोरी हो जाता है। ये मध्य प्रदेश का शिवपुरी है। सांसद जो अब केंद्रीय मंत्री हैं वो कहते हैं यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन यहाँ सोने चांदी के बक्सों पर नहीं, ताला पानी के ड्रम पर लगा है। लोग इसकी पहरेदारी कर रहे हैं। लोगों की परेशानी समझने एनडीटीवी शिवपुरी के कई मोहल्लों में पहुंचा। रात भर लोगों की परेशानी अपने कैमरे में कैद की। पहली तलैया मोहल्ले से। इसमें सोना चांदी नहीं है, मैं आपसे कह रहा हूं, इसमें पानी है। और पानी को अगर ताले में बंद करके रखना पड़ रहा है 21वीं सदी में, शहर के एक हिस्से में, शहर की एक बस्ती में, और लोग उसकी चौकीदारी करने के लिए ताला लगाते हैं। क्यों ताला लगाया? पानी के लिए। पानी नहीं है, पानी की समस्या है। पानी की समस्या से ताला लगा दिया, इसलिए ताला। पानी चोरी हो जाते हैं। जगह जहाँ से पानी इकट्ठा करते हैं, 2-4 कट्टी हैं। सवेरे बच्चे नहाए धोए, ट्यूशन वगैरह जाते हैं बच्चे, और ये पानी चोरी हो जाता है। हमारे ताला लगा के रखा गया है इसमें। ये समस्या है, पानी नहीं है। और मड़ी खड़ा की जो लाइन डली है, हमारा पानी नल नहीं आता। बाल वगैरह वो खोलता है नल, वो हमारा नल नहीं खोल रहा। बाल वगैरह लगा दिया हमारे अभी तक। अब ये जो आप पहरेदारी कर रहे हैं, इससे जो छोटा सा ताला लगा हुआ है, इससे सुरक्षित रहेगा पानी?
रहेगा पास सुरक्षित। रहेगा सुरक्षित। हाँ विश्वास है। हाँ विश्वास है। लेकिन ज्यादा जल संकट बढ़ेगा तो तोड़ देंगे लोग इसको। हाँ तोड़ देंगे, इसका भी कोई भरोसा नहीं है। नहीं। शिवपुरी शहर में जल संकट इतना ज्यादा गहरा गया है कि लोगों को सारी रात जागकर पानी भरना पड़ता है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कई बार बर्तन फिर भी खाली रहते हैं। फतेहपुर, लाल माटी, संजय कॉलोनी, गोविंदपुरी, लोधावली, जवाहर कॉलोनी, महाराणा प्रताप नगर जैसे कई इलाके हैं जहां लोग इसी तरह रात भर जागकर पानी के लिए संघर्ष करते नजर आते हैं। हम 3 बजे तक पानी के इंतजार में बैठ रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा। पानी की बहुत समस्या है। रात भर दिन भर मजदूरी करते हैं, रात भर पानी भरते हैं। रात में पानी भरते हैं? रात में पानी भरते हैं। पूरी रात पानी भरते हैं? पूरी रात हो जाती है। पूरी 3-4 बज जाते हैं, 4 बज जाते हैं पानी भरत 5 बज जाए, 6 बज जाए। कोई ठेले पर पानी ढो रहा है तो कोई हाथ से पानी भर कर ला रहा है। कई लोग ऑटो और लोडिंग वाहनों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी भरने के लिए जाते हैं। पानी भरने के लिए? कहाँ से लाएंगे पानी? 1 किलोमीटर से। 1 किलोमीटर से पानी ठेले पे लाएंगे और घर पहुँचाएंगे? हाँ। ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, 1 किलोमीटर से लाएंगे पानी? सत्य बात है। रात के 3 बज जाते हैं पानी भरने में। रात के 3 बज जाते हैं? और क्या, बल्कि। और अभी भी आप रात में पानी भर रही हैं? रात में भी पानी भर रहे हैं अभी। तो ये समस्या आपने नगर पालिका से कही नहीं? कही थी, कोई सुनवाई नहीं है। ये सब लोग गए थे नगर पालिका पे। हाँ, फिर? कोई सुनते भी नहीं है। कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता। तो पैसा बिल देते हैं नल का, के नहीं देते हैं? नहीं, बिल नहीं दिया किसी ने। जैसे कहते हैं सरकारी है, सब भरते हैं जैसे हम भरते हैं। 12 बज रहे हैं और नंबर बाई नंबर पानी भरते हैं। नंबर बाई नंबर जो 1 कट्टी, 2 कट्टी, 4 कट्टी जितना मिल जाए। 1 कट्टी, 2 कट्टी। आप बता दीजिए, हाथ में कट्टी है आपके? अरे परेशान है बहुत यार, नल आता नहीं है, बोर आती नहीं है, बस 2 मिनट के लिए आती है। 1 कट्टी, 2 कट्टी सब भर लेते हैं। पानी के मारे बहुत परेशान है। शहर को पानी देने वाली सिंध नदी जलावर्धन योजना के तहत शहर में पाइपलाइन बिछाई गई, लेकिन ये पाइपलाइन बार फट जाती है और शहर में जल संकट गहरा जाता है। खुद नगर पालिका अध्यक्ष कह रही हैं भ्रष्टाचार से पानी की परेशानी हो रही है। हजारों ट्यूबवेल वार्ड में लगे हैं और लाखों रुपए की, मैं तो नहीं जानती, करोड़ों रुपए की पाइप और मोटर डल रहे हैं। क्यों डल रहे हैं? अगर बोर पानी नहीं दे रहा तो उनमें मोटर नहीं डलना चाहिए, करोड़ों रुपए के पाइप नहीं डलना चाहिए। आप सर्वे करो नगर पालिका का, निकलवाओ उन फाइलों को कि इतने पाइप बोरों में डल रहे हैं। एक वार्ड में 10-10, 20-20 बोर चल रहे हैं। 5-5 लाख रुपए की फाइलें चल रही हैं, पाइप डालने निकालने की, मोटर डालने निकालने की, लाइट जा रही है, बिजली, करोड़ों रुपया बिजली का खर्च हो रहा है। ये पानी पे ही तो हो रहा है, तो पानी कहाँ जा रहा है? चुनाव के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना था बारिश कम हुई, लेकिन सरकारी समाधान की कोशिश है, समाधान अब तक मिला नहीं है। पानी की एक तो बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों की। मालवा, ग्वालियर, चंबल इलाके में इस बार अपेक्षा से बहुत कम पिछले वर्ष वर्षा हुई। यही सीजन है जब वाटर लेवल कम होता है। इस सीजन में वाटर लेवल कम हुआ है, बोरिंग भी 700-800 फीट तक चला गया है। जिस तरीके से हमारे बांध और सब कुछ भरने चाहिए थे पिछले वर्षा ऋतु में, भर नहीं पाए। करीब 30-40% कम वर्षा हुई। तो इस बार संकट जरूर है, पर उस संकट का भी समाधान हम लोग निकाल रहे हैं। अब चूंकि हल नहीं मिला है तो लोग सड़क पर आकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। विधानसभा में शिवपुरी के पोहरी विधायक ने एक सवाल लगाया था, जिसके मुताबिक पोहरी में 468 गांव हैं, जिसमें 50% पानी की समस्या अप्रैल में ही शुरू हो जाती है। इसमें 80,000 से ज्यादा परिवार प्रभावित हो रहे हैं। शिवपुरी से अतुल गौड़ के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, NDTV। बात सोशल मीडिया की, और ये क्या हानिकारक है। कई तरह के हादसे हुए हैं। कैसे है ये एक फितूर जो आपके सोचने, समझने, खतरे को भांपने तक की ताकत को ख़त्म कर रहा है। जान से ज़्यादा ज़रूरी है सोशल मीडिया पर अपनी हाजिरी लगाना, दुनिया को दिखाना कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ज़िंदगी कितनी शानदार है। और ये एक लत बन गई है, एक ऐसी आदत जिससे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। खबर है कि अमेरिका के सर्जन जनरल डॉक्टर विवेक मूर्ति ने कहा है कि जिस तरह तंबाकू
और शराब के उत्पादों पर यह चेतावनी दिखाई जाती है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी चेतावनी एक लेबल की तरह लगे, इसके लिए कानून पेश हो। तो उनका क्या कहना? उनका कहना है कि सोशल मीडिया को हानिकारक बताया जाए, माता पिता को सलाह दी जाए कि मानसिक सेहत को नुकसान हो रहा है, सड़क दुर्घटना जैसा खतरा है, दूषित भोजन जितना खतरनाक है। सोशल मीडिया पर चेतावनी हो, तंबाकू शराब की तरह चेतावनी मिले। अमेरिका के युवाओं पर जो रिसर्च की गई है उसके मुताबिक किशोर रोज 4.8 घंटे सोशल मीडिया पर गुजारते हैं। 3 घंटे से ज़्यादा बिताना यहाँ पर समय जो है वो जोखिम भरा माना जाता है सेहत के लिए। 46% किशोरों ने माना है कि शरीर को परेशानी हो रही है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर राजेश पारेख हैं, डायरेक्टर जसलोक अस्पताल मुंबई से। धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि अब वाकई सोशल मीडिया का एडिक्शन ऐसा हो गया है कि उसके लिए अब चेतावनी जारी करने की जरूरत होनी चाहिए? बिल्कुल, इसके बारे में तो हम कई साल से जानते हैं और गए कुछ 4-5 साल में डेटा बहुत ही आ गया है कि सोशल मीडिया का एक तरह का एडिक्शन होता है। अभी यूएस और इंडिया का मैं डेटा आपके साथ शेयर कर सकता हूं। यूएस में देखा गया कि एवरेज अमेरिकन टीनेजर दिन में 7 घंटा और 22 मिनट सोशल मीडिया पे लगाता है। अभी आप सोच लीजिए, सोने का टाइम, स्कूल या कॉलेज का टाइम, खाने पीने का टाइम, और वो सब टाइम में से 7 घंटा 22 मिनट एक अमेरिकन टीनेजर सोशल मीडिया पे लगाता है। अभी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के साइकाइट्री जर्नल में डेटा आ गया है कि जो टीनेजर्स दिन में 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे लगाते हैं, उनको एंजाइटी, डिप्रेशन या किसी तरह का मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होने का ये चांसेस डबल हो जाते हैं। और इंडिया का डेटा हमको ये दिखा रहा है, लोकल सर्कल्स करके सर्वे किया था, लेकिन ये पेरेंट्स के साथ किया था। और पेरेंट्स के साथ जब उन्होंने सर्वे किया था तो उन्होंने देखा कि 61% टीनेजर्स अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे इंडिया पे लगाते हैं। और हम जसलोक हॉस्पिटल में साइकाइट्री डिपार्टमेंट में अभी कई केसेस देख रहे हैं जो टीनेजर्स बिल्कुल एडिक्टेड हो जाते हैं, सिगरेट से ज्यादा भी एडिक्टेड हो जाते हैं। हमारे पास अभी एक टीनेजर है जो दिन में 16 घंटा लगाता है सोशल मीडिया पे। स्कूल जाना बंद कर दिया है, नहाना धोना बंद कर दिया है, सोता है, खाता पीता है, लेकिन खाने पीने के टाइम भी सोशल मीडिया चालू रहता है और कभी कभी नहाने के टाइम भी होता है। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है पूरी दुनिया में, और ये बिल्कुल जरूरी है कि एक तरह की वार्निंग सबको, चेतावनी सबको मिलनी चाहिए कि ये काफी डेंजरस है। तो सोशल मीडिया की जो लत है वैसे सबके लिए ही खराब होती है, लेकिन खास तौर पर बच्चों को इससे बचाने के लिए तो क्या करना चाहिए? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका, क्योंकि वापस जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के साइकाइट्री जर्नल में गए साल एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है जिसमें दिखाता है कि 12 से 15 साल तक जब ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, उसके ऊपर, ब्रेन के डेवलपमेंट के ऊपर सोशल मीडिया का नेगेटिव असर होता है। जो बच्चे 3-4 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने 19,000 लोगों को, जो जिनका जन्म 2000 और 2002 के बीच में हुआ था, यानी अभी 22 से 24 साल के होंगे, उनमें से 19,000 पे सर्वे किया था। 7,000 लोगों ने जवाब दिया और उनको पूछा कि आपको लगता है एडिक्शन है क्या, आपको क्या लगता है? और वहां 61% लोगों ने कहा कि हम जानते हैं हमको एडिक्शन है। अभी समझ लीजिए कि ज्यादा करके जिनको एडिक्शन होता है वो खुद एडमिट नहीं करते हैं। तो अगर 61%, 61% एडमिट कर रहे हैं कि उनको एडिक्शन है, तो ये ज्यादा ही होगा। और ये क्यों जरूरी है वार्निंग देने का? क्योंकि जो सोशल मीडिया कंपनीज है जैसे फेसबुक, मेटा, इनको बहुत साल से पता है
अभी जो इनसाइडर इंफॉर्मेशन आती है ना, जो विसल ब्लोअर्स होते हैं, वो अभी दिखा रहे हैं कि इनके पास डेटा था इंस्टाग्राम से, फेसबुक से। बच्चे सुइसाइड भी कमिट करते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, एंजाइटी होते हैं, तो ये डेटा ये लोग के पास था, लेकिन ये लोग ने इसको छुपा के रखा है। तो इसीलिए अभी वार्निंग देने की बहुत ही जरूरत है। बिल्कुल। तो अगर कोई सोशल मीडिया की लत का शिकार हो तो कब उसे इलाज की जरूरत पड़ सकती है, और ये इलाज किस तरह का हो सकता है? देखिए, ये इलाज तो कुछ नया नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल ने कुछ 25 साल से ज्यादा पहले एक ऑनलाइन डी एडिक्शन की क्लिनिक शुरू की थी। तब तो ये सब इतना सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन वो टाइम लोग इंटरनेट से एडिक्ट होते थे। तो ये ट्रीटमेंट बहुत साल से अवेलेबल है। अभी कब करना चाहिए? जब, और ये किसी को भी हो सकता है, एडल्ट्स को हो सकता है, हम लोग तो अभी टीनेजर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। तो जब सोशल मीडिया की वजह से लोग अपने रिश्ते जो होते हैं, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, इसके ऊपर असर होता है, पढ़ाई पे असर होता है, काम पे असर होता है, यानी एक तरह का सोशल डिसफंक्शन होता है, एक तरह का एजुकेशनल या ऑक्यूपेशन पे असर होता है। और जब लोगों को नींद नहीं आती है, रात को पूरी रात करते रहते हैं सोशल मीडिया, उनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, तब तो ये ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हमेशा हमको ये सोचना चाहिए कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। डॉक्टर पारेख, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। तुम्हारे देश में ही जो 61% जो टीनेजर्स हैं वो एक तरह से सोशल मीडिया पर अपना समय 3 घंटे से ज़्यादा अगर बिता रहे हैं तो उनकी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। तो इस ओर ध्यान देने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उससे उनके जीवन के विकास पर, रिश्तों पर बहुत असर पड़ता है। बहरहाल आइए आगे बढ़ते हैं, और अब आपके लिए एक सवाल है जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल है कि क्या कॉलेजेस में साल में 2 बार एडमिशन का सुझाव ठीक है? तो स्कैन करिए QR कोड और भेजिए अपना जवाब।